स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, यानी कि GIL के बारे में बात करेंगे। तो समझिए ज़रूरत क्या है। तो बात है कि हम लोग की दुनिया डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के मॉडल में जा रही है, यानी कि बहुत सारे सोलर फार्म हो सकते हैं, बहुत सारे विंड फार्म हो सकते हैं, बहुत सारे ऑफशोर भी हो सकते हैं। तो हम लोग को ऐसा चीज़ चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड को मैनेज कर सके। हमारा ग्रिड का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रिंसिपल के पीछे बिछाया गया था, वो था कि कुछ बड़े-बड़े पावर प्लांट्स होंगे आउट एरियाज़ में, उसका पावर शहर में लाके बेच दिया जाएगा। लेकिन अब वो चेंज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड में, कि कहीं पे भी हो सकता है। ये सोलर फार्म आउट ऑफ नोवेयर हो सकता है, आपका विंड फार्म कहीं पे भी हो सकता है, आपका जियोथर्मल कहीं पे भी हो सकता है। तो वो सब हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। तो हिसाब ये समझिए कि हम लोग एडजस्ट करेंगे कैसे। थैंकफुली ग्रिड हर जगह है, लेकिन उसके इंटरकनेक्ट्स काफ़ी कमज़ोर हैं। बिजली बस वहाँ पहुँच जा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे आप ग्रिड लेवल का काम कर सकते हैं या 1 गीगावाट की एनर्जी इधर से उधर कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारे इंटरकनेक्ट चाहिए। मतलब समझिए ग्रिड है जो आप और हम एनर्जी खपत कर रहे हैं, एक है ग्रिड के पीछे का बैकबोन। वो बैकबोन ये सब मेन ट्रांसमिशन लाइन चलाता है। और यहीं पे हमारा अभी चोक पॉइंट बना हुआ है, यानी कि जैसे-जैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को ग्रो कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स को ग्रो कर रहे हैं, ये वीक पॉइंट बन रहे हैं। ये मतलब उस हिसाब से डाला नहीं गया था, तो उस हिसाब से है भी नहीं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। और रहा बात की ओवरहेड जो लाइन है, ये नोन टेक्नोलॉजी है, ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो इसी को क्यों ना कर लें। बात ये है कि ये लैंड हंग्री बहुत है, यानी बहुत ज़्यादा ज़मीन खाता है। और अगर आपको कुछ गीगावाट इधर से उधर करना है, ये इतना ज़मीन खाएगा कि प्रैक्टिकल नहीं होता है। किसी भी ग्रोइंग नेशन के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि बस आप पूरा अपना जितना भी स्पेयर लैंड है उसको इस पे खपत कर दो, तो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो वही। और रहा बात कि एसी लाइन को अंडरग्राउंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस लॉस बहुत खराब होता है। और इसे समझिए। और रहा बात कि डीसी से क्यों नहीं कर देते, जैसे एचवीडीसी से कर सकते हैं, लेकिन वो केबल बहुत महंगा होता है। क्यों? क्योंकि ये कहने को जो आप इंसुलेशन देख रहे हैं, वो इंसुलेशन टॉप क्वालिटी की होती है। और मतलब क्योंकि समझिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल दिया जाता है, यानी कि अगर आप 100 केवी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से डाइलेक्ट्रिक दिया जाएगा। 500 केवी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से डाइलेक्ट्रिक दिया जाएगा। 800 केवी कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक और मोटा हो जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक ये सब टॉप क्वालिटी होती है, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रिसाइज होना पड़ता है इस सब के साथ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट आया, थोड़ा सा भी डिफेक्ट आया, उस हाई वोल्टेज पे वो सीधे बूम हो जाएगा। तो बहुत महंगा होता है, मतलब पर मीटर अगर इसका आप दाम देखें, जान मार लेता है, बहुत महंगा होता है। तो वही समझिए। डाइलेक्ट्रिक क्या, तो हम लोग को चाहिए जो हो सस्ता, कॉम्पैक्ट हो, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ये इस ओवरहेड में प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि ये ओवरहेड सिर्फ मतलब हवा में है, जगह भी तो बहुत खाता है। आप इसका ओवरहेड का पावर रेटिंग आप गेस कर सकते हो कितना बड़ा साइज है। 100 केवी का एक साइज का होगा, 33 केवी का एक साइज का, 200 केवी का बड़ा होगा, 500 केवी का बहुत बड़ा होगा, 800 केवी का ऑलमोस्ट लगेगा आईफल टावर आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो वही समझिए कि हम लोग कुछ ऐसा चाहिए जो कॉम्पैक्ट रख सके, यानी कि एक लाइन के बगल में रख सके, तो कॉम्पैक्टनेस भी चाहिए। और हाई कैपेसिटी ये समझना जरूरी है। बहुत सारा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी होता है, लेकिन सब जरूरी नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसी लाइन को अंडरग्राउंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप कर सकते हैं। क्या उससे आप गीगावाट्स ऑफ पावर भेज सकते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस करने का नहीं होगा। और लॉन्ग डिस्टेंस कितना, मतलब कि अगर अंडर सी हम लोग डीसी से क्यों भेजते हैं, क्योंकि अगर 80 किलोमीटर से ज़्यादा समुद्री पानी से गए, कैपेसिटेंस लॉस बोलेगा भैया बिजली भेजो ही मत, आप भेजो ही नहीं, आप ट्राई भी मत करो। आप गीगावाट पे गीगावाट भेजेंगे, दूसरी तरफ कुछ नहीं पहुंचेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ऐसा चाहिए जिसमें कैपेसिटी हो, कॉम्पैक्ट हो, ताकि टाइटली रख सकें और सस्ता भी हो। ये काफ़ी समस्या सॉल्व करता है, एचवीडीसी काफ़ी समस्या सॉल्व करता है, लेकिन दाम में ऊपर भेज देता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, राइट टूल फॉर द राइट जॉब। तो यहाँ पे वही हमारी ज़रूरत है। तो किसी को आइडिया आया कि हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं GIS, यानी कि गैस इंसुलेटेड स्विच नेटवर्क। और ये सब में होता है कि पाइप्स होते हैं, पाइप्स के अंदर पाइप होते हैं जो मेन कंडक्टर होता है, और इसे गैस से सील कर दिया जाता है, इंसुलेट कर देते हैं। ये इंडिया में भी है, मैंने नीचे 2 वीडियो भी दे दिए, इंडिया का गैस इंसुलेशन स्विच नेटवर्क को आप देख सकते हैं। और ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, आप देख सकते हैं कि ये सब कहीं हाई वोल्टेज का हो सकता है, यानी आराम से ये 200 केवी, 400 केवी, और देख रहे हैं एकदम अगल बगल एक दूसरे के, बहुत टाइट रख सकते हैं। तो अगर ये कर ले रहे हैं, तो किसी को आइडिया है कि यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, क्यों ना इसे बढ़ा दिया जाए। यही लॉजिक, यही प्रिंसिपल बस ट्रांसमिशन लाइन तक ले जाएँ। तो बस वही हिसाब आया कि उसी को, जो लॉजिक से हम लोग अभी स्विच यार्ड बना रहे हैं, उसी लॉजिक से ट्रांसमिशन लाइन भी बनाते हैं, तो उससे आपको वही फ़ायदा हो, कॉम्पैक्ट बना पाएँगे। और तो इसके लिए हम लोग मेन गैस इस्तेमाल करते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6X। ये 8 बार तक प्रेशराइज़ करना होता है, ज़रूरी नहीं कि सब में 8 बार हो, किसी में 6 होता है, किसी में 5 होता है। जनरली 7 to 8 का ही आपको रेट मिलेगा रेटिंग। और इसका लोकेशन में बहुत फ्रीडम मिलता है, यानी कि आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो देखते हैं ऊपर में, उसमें बहुत सारी चीज़ चेक करना होता है, यानी कि आप कितना माउंटेन रेंज क्रॉस कर रहे हैं, दाम भागते चला जाएगा।
इसको कोई टेंशन नहीं है। अगर इसको आप चाहते हैं डायरेक्ट ऊपर चले जाओ, पाइप से आप सीधा उल्ट कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेढ़ा करो, कोई टेंशन नहीं पड़ा। ये मतलब स्लोप, ग्रेड, टनल्स, वर्टिकल, इसको कोई नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं एकदम कॉम्पैक्ट है। आदमी बगल में है और उसके अंदर आराम से 800 केवी तक भी रह सकता है, आदमी को कोई टेंशन नहीं है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आप देखिए सब स्टेशन में भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक बस बार डाल सकते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होता है। ये देखिए टनल में है, खुला टनल है उसमें, मतलब एक ऑफशोर विंड फार्म वाले एरिया से नीचे वाले एरिया, ऑफशोर बोल रहा हूँ, माउंटेन टॉप विंड फार्म से दूसरे एरिया में ले जाने का काम कर रहा है। इसको कोई लेना देना नहीं। इसको ये नहीं कि ट्रांसमिशन लाइन का बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है कि उसका तार से एक से दूसरे ऊंचाई जो है एक लिमिट तक ही कम बेसी हो सकता है। तो इसमें वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो शेप लेना है लीजिए। टनल में लोग डाल देते हैं ताकि सस्ते में निपट जाए, और आप देख सकते हैं कि आदमी बगल में चल रहा है और ये लाइव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉजिक ये है कि जब ये बना लिए हैं तो इसी को लंबा कर दो। तो बिल्ड कैसे करते हैं? तो बिल्ड होता है, ये बस घुमा फिरा के देखें तो एक ट्यूब होता है, उसके अंदर एक और ट्यूब होता है, और कुछ है ही नहीं, ये दोनों ट्यूब है। तो हिसाब ये समझिए कि इसमें रेजिन इपॉक्सी का पोस्ट इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन शाफ्ट होता है, जो कंडक्टर है, उसका शाफ्ट रहता है, इपॉक्सी पोस्ट दिया रहता है। ज़रूरी नहीं कि पोस्ट ही हो, कई बार में डिस्क डिज़ाइन रहता है, और इसके अंदर आप प्रेशराइज गैस डालते हैं। यहाँ पे आपका SF6 इस्तेमाल होता है, और एक तो पार्टिकल ट्रैप नीचे दे दिया जाता है कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स बनेंगे इमिशन से, क्योंकि ये समझिए इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत ज़्यादा पावर में जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ नौटंकी करने लगता है। वो बॉयल भी कर सकता है सरफेस से, कहीं पे सरफेस पे थोड़ा सा इम्परफेक्शन हो, वहाँ से थोड़ा सा इमिशन होगा। कोरोनल मास इंजेक्शन जैसे आप सुनते हैं ना, वैसे ही। और इसीलिए हमें गैस से इंसुलेट करना पड़ता है, वैक्यूम से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वैक्यूम खुद ही तोड़ देगा, खुद ही वैपोरेट करेगा, खुद ही पार्टिकल बनाएगा और खुद ही प्लाज्मा बना देगा, उसके बाद बूम कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे डालना पड़ता है। और इसको बनाने के लिए ऑन साइट ऑर्बिटल वेल्डिंग करनी होती है, यानी कि आपका इस तरह के मशीन आएंगे, जो ट्यूब है मशीन लगाया जाएगा, वो वेल्डिंग उसको चारों तरफ से कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये आप कैरी कर नहीं सकते, ट्रक में गोल गोल नहीं जाता है, इसके एक एक सेगमेंट आते हैं। वो डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से कि कितना बड़ा वहाँ पे क्रेन का पॉसिबिलिटी है, कितना बड़ा ट्रक ले जा सकते हैं, उसके हिसाब से चूज़ किया जाएगा कितना बड़ा सेगमेंट है। 18 मीटर तक का एक सेगमेंट हो सकता है। वही समझिए, पाइप है, पाइप के अंदर एक पाइप है, ये आप डाल देंगे। और इसमें समझिए एक्सपेंशन जॉइंट देना होता है। ऑब्वियसली अगर एक कंटिन्यूस ट्यूब आप बहुत लंबा दे दिए तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बैंड बजाने लगेगा, तो उसमें उसका जगह दे दिया जाता है बफर करने का। तो लॉजिक समझिए बहुत सिंपल है। मेन है पाइप। अब रहा बात पाइप क्यों है, पहली बात पाइप में ये फायदा होता है कि AC करंट जब आप भेज रहे हैं तो AC में स्किन इफेक्ट होता है, यानी कि अगर आप ये पूरा मोटा शाफ्ट दे देते, रॉड दे देते, और उसका बीच का यूज नहीं होता, तो फालतू का आप दाम बढ़ा रहे हो, फालतू का आप वजन बढ़ा रहे हो, तो वहाँ हॉलो कर देते। अब हॉलो कर देते तो वो ज़्यादा बिजली कैरी कर सकता है। बोले ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि स्किन इफेक्ट दोनों साइड से लग रहा है, एक ऊपर वाले से लग रहा है और एक अंदर वाले से लग रहा है। इसीलिए हॉलो ट्यूब कम मास में ज़्यादा करंट AC में इधर उधर कर सकता है। DC ज़्यादा बेटर होता है, तो DC के केस में आपको ये रॉड मिल सकता है, लेकिन अगर आप AC भेज रहे हैं तो आपको ऐसे हॉलो शाफ्ट मिलेगा। तो यही करके हम लोग बिजली को करते हैं। ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मतलब आइडिया बहुत सिंपल है। ट्यूब है। अब रहा बात ट्यूब कितना मोटा होता है, ट्यूब उतना मोटा दिया जाता है ताकि वो 7 to 8 बार्स हैंडल कर सके। मतलब समझिए आप LPG सिलेंडर देखते हैं, उस सिलेंडर का वॉल थिकनेस से थोड़ा ज़्यादा। अंदर में डिपेंड किया जाएगा कितना वोल्ट है, कितना एम्प्स को कैरी करने का बात चल रहा है, उसके हिसाब से ये सब का डायमेंशन निकाला जाएगा। तो इसका बिल्ड मतलब कोई बहुत तिगड़म वाला चीज़ नहीं है, बहुत तिगड़म वाला चाहिए। और बहुत सारी इंडस्ट्री में हम लोग टूल्स डेवलप कर चुके थे, जैसे मैं ऑर्बिटल वेल्डर कह रहा हूँ, ये पहले से डेवलप किया जा चुका था इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, बस किसी ने बोला कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर दिया इसमें। तो बिल्ड भी इसका सिंपल है, कोई ज़्यादा मैजिकल चीज़ नहीं। और काफ़ी सारे केसेस में एल्युमिनियम से करते हैं। एल्युमिनियम का फ़ायदा करोजन नहीं होता है और काफ़ी अच्छा कंडक्टेंस मिलता है। स्टील उतना कंडक्टिव नहीं होता है, तो और ऑब्वियसली आप कई गीगावाट इधर से उधर करें, और इसका कैपेसिटेंस लॉस भी काफ़ी कम होता है। तो ये भी साइड इफेक्ट नहीं देता कि अंडरग्राउंड है तो कैपेसिटेंस बहुत ख़राब आ रहा है और मतलब समझिए ग्रिड ऑपरेटर्स की बैंड बज रही है, ये नहीं पता। एक्चुअली बहुत अच्छा है उस मामले में। HVDC जितना अच्छा नहीं, लेकिन HVDC जितना महंगा भी नहीं है। तो ये एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है, जहाँ आपको समझिए बस खर्चा आपको इस ट्यूब पे करना है, ना कि ओवरहेड लाइन में। तो अब इसका डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, तो डिप्लॉयमेंट में समझिए बहुत सारी कंट्रीज में पैसा पानी की तरह बहा रही है। बैकग्राउंड वाला टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें पैसा आंख मूंद कर बहा है। चाइना बहा रहा है, जापान बहा रहा है, जर्मनी बहा रहा है, इंग्लैंड बहा रहा है, ये सब एकदम आंख मूंद करके बहा रहे हैं। इसमें जैसे आप समझिए डायरेक्ट बैरियल भी किया जा सकता है। ये सब ट्यूब है, प्रेशराइज्ड है, लेकिन मैंने बोला टैंक का जो वॉल है बहुत थिक रहता है, आप डायरेक्ट बैरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए टनल बनाएं। चाइना थोड़ा भावनाओं में बह गया, तो यह चाइना का एक टनल है। ये टनल सही में मतलब इस पर रेलवे चल सकता है, इतना बड़ा टनल है। ये टनल इन्होंने बनाया है 5.4 किलोमीटर का। ये 1 kV मतलब MV पे ये चलता है, 1000 kV पे, यानी 1 MV है। ये 3 फेज़ चाइना का कलर स्कीम है, वो इस पर ट्रांसफर करता है 75 मीटर गहराई में। ये सबसे बड़ा, मतलब इसमें तो रेलवे ट्रैक यहाँ पे दिया हुआ है ताकि मेंटेनेंस के लिए कुरू इसमें जलता रहे। ये सबसे बड़ा है और इसका टोटल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अराउंड 5-6 गीगावाट इधर से उधर कर पाता है। और
समुद्र ये मतलब ये यांगसी रिवर के नीचे है, खतरनाक जगह पे है। तो वही समझिए बहुत इस पर पैसा खर्च है, क्योंकि यही सबसे प्रैक्टिकल तरीका होता है कि एचवीडीसी से आप कर सकते हैं हाँ, लेकिन आप केबल में लुट जाएंगे और केबल इससे महंगा होगा, टनल से महंगा होगा। और इसीलिए हिसाब रहा कि भैया शांति से गैस इंसुलेटेड कर दो, और इसको आप मेंटेन भी आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ रेलवे ट्रैक्स दिया हुआ है, कर लें। तो डेवलपमेंट के बारे में हर कंट्री कर रही है। और जहाँ जहाँ भी बड़ा शहर है ना, जैसे कि लंदन है, लंदन में आप कहाँ से हाई वोल्टेज लाइन लाइएगा, तो वहाँ पे गैस इंसुलेटेड लाइन करेंगे, एक छोटा सा टनल बनाया जाएगा, उस टनल के अंदर हाई ये गैस इंसुलेटेड लाइन से बिजली ले जाया जाएगा सब स्टेशन में। सब स्टेशन कैसे छोटा बनाएंगे, वो भी गैस इंसुलेटेड कर देंगे, वो भी छोटा हो जाएगा। वो तो इंडिया में ऑलरेडी करना शुरू कर दिया गया है, तो इसलिए मैंने कहूँगा नीचे का वीडियो ज़रूर देखें। तो समझिए डिप्लॉयमेंट होने लगा इसका, ये बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है, बैकग्राउंड में धीरे 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 इस पर खर्च किया जा रहा है। तो बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला। तो हिसाब ये समझिए कि ये हम लोग को लो कॉस्ट पावर दे रहा है, कि मतलब बिजली बना लेना, जैसे कि आप किसी और एरिया में, हमको यहाँ सोलर का बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है, यहाँ पे हम सोलर फार्म लगा देते हैं। अरे सर, लगाने से पहले आपको ये भी सोचना होगा कि क्या वहाँ कनेक्शन है कि नहीं। बहुत बार बहुत जगह में, स्टेट में, कंट्री में बहुत बार होता है कि अरे यहाँ पे कोई फार्म के लिए बनाना चाह रहा था, लेकिन उसका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों सर? ग्रिड का कनेक्शन नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में हमें इस बैकबोन को बहुत मजबूत करना है। तो हवा में मजबूत करना मुश्किल है, क्योंकि बोल रहे ना, लोग कहाँ से ज़मीन देंगे उसके लिए उतना। तो हिसाब वही था कि ज़मीन के नीचे करो। ज़मीन के नीचे करने के लिए एचवीडीसी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे आपको अति बम बिजली भेजना है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन बजट कहाँ से आएगा सर? तो हिसाब वही है कि ये बहुत अच्छा अर्बन एरिया, अंडर रिवर, ये सब के लिए बहुत अच्छा रहता है। और हम लोग को बहुत सारा टूल चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी एक टूल परफेक्ट नहीं होता। तो आप अलग अलग टूल रखते हैं, अलग अलग बजट के हिसाब से अलग अलग टूल डिप्लॉय करते हैं, उसके हिसाब से आप इकोनॉमिकली स्केल करते हैं, नहीं तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और लोग इस पर भी बहुत काम करेंगे। SF6 गैस अच्छी गैस नहीं है, क्योंकि उसमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से ज़्यादा है। तो बात है कि गैस मिक्स पे भी काम किया जा रहा है, कि जहाँ पे मतलब SF6 का परसेंटेज कम किया जाए। अभी के टाइम में Gen 2 गैस मिक्स जो इस्तेमाल हो रहा है, उसमें SF6 पर सिर्फ 20% रहता है, बाकी नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, उतना अच्छा इंसुलेटर नहीं है, लेकिन अच्छा इंसुलेटर है। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो मतलब रिएक्ट नहीं करता किसी चीज़ के साथ, तो उसमें करोजन का लॉस खत्म कर देता है। क्योंकि बिजली है, ऑक्सीजन रहेगा, करोजन होगा। SF6 भी स्टेबल है, नाइट्रोजन शुद्ध स्टेबल है। तो दोनों का मिला के ये सब आपको, मतलब नाइट्रोजन सस्ता भी पड़ता है, SF6 का नुकसान भी कम कर देता है। ये किया जा रहा है। अगर आप लो वोल्टेज कर रहे हैं तो चाहे तो आप शुद्ध नाइट्रोजन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपका एकदम वो गैस लीकेज का मतलब, अगर लीक होता है, जो कि हर सिस्टम में लीक करेगा, कम लीक करे, और अगर लीक करे भी तो नुकसान ना करे, वैसे के लिए इसमें नाइट्रोजन पे भी अभी मेन फोकस नाइट्रोजन पे है। बहुत सारे सिंथेटिक गैस पे काम चल रहा है जो अभी रेडी नहीं है, इसीलिए अभी Gen 2 टेक्नोलॉजी से कहा जा रहा है। Gen 3 के टाइम में कोई सिंथेटिक गैस मिक्स बन जाए, जो कि मतलब आपको SF6 जैसा क्वालिटी दे, विदाउट GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बिना दे सके। अभी देखिए है क्या, ये ट्यूब है, उसके अंदर एक ट्यूब है, उससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा। और ये पार्टिकल ट्रैप जो बता रहे हो कि कोई भी पार्टिकल्स इमिट्स होते हैं, वो उसके नीचे में फंसते जाएगा, कंटिन्यूसली घूमेगा नहीं, ताकि आर्किंग डैमेज कम हो। और ये सब इतने मजबूत रहेगी, अगर अंदर कुछ डैमेज हुआ तो ये सेफ रहता है। मतलब टेस्टिंग की जाती है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाती है। तो बूम हुआ भी तो आप अगर बगल में और शॉर्ट हो गया, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज़ ज़रूर सुनाई देगा, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन गैस इंसुलेटेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सुनने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।